एक सीक्रेट चिप जिसने एआई की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आज हम गूगल के टीपीयू की उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। साल 2013 में गूगल के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। एक ऐसी समस्या जो उनके पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ठप कर सकती थी। हुआ ये कि जब एंड्रॉयड फोन पर वॉइस रिकग्निशन आया तो लाखों लोगों ने अपने फोन से बातें करना शुरू कर दिया। और बस तभी गूगल के इंजीनियर्स के सामने एक चौंकाने वाली सच्चाई आई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जरा सोचिए, हर एंड्रॉयड यूजर दिन में सिर्फ 3 मिनट वॉइस सर्च इस्तेमाल करे। सुनने में तो बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर इतने बड़े स्केल पर इसका मतलब ये था कि गूगल को अपने डेटा सेंटर्स की संख्या रातों रात डबल करनी पड़ती, और ये तो नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि आखिर दिक्कत क्या थी? इसे समझने के लिए चलिए कंप्यूटर के दिमाग को समझते हैं। देखिए, एक होता है सीपीयू। इसे एक मल्टीटास्किंग शेफ समझिए, जो कुछ भी बना सकता है पर एक बार में एक ही चीज। फिर आता है जीपीयू। ये एक स्पेशलिस्ट शेफ जैसा है जो एक साथ सैकड़ों रोटियां बना सकता है। अब एआई को ना बिल्कुल इसी स्पेशलिस्ट शेफ वाली पावर चाहिए थी, पर उस वक्त के जो चिप्स थे वो इस काम के लिए काफी नहीं थे, बहुत धीमे और महंगे पड़ रहे थे। तो गूगल का सलूशन बड़ा ही रैडिकल था। उन्होंने सोचा कि दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है हम अपना खुद का चिप बनाएंगे। और बस यहीं से जन्म हुआ टीपीयू का, एक ऐसा चिप जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, एआई को पावर देना। अब इतने बड़े नामुमकिन से लगने वाले मिशन के लिए एक लीडर भी तो चाहिए था, और इस कहानी के हीरो बने एक लेजेंडरी हार्डवेयर इंजीनियर नॉम जोपी, जिस काम को करने में नॉर्मली 3 से 4 साल लग जाते हैं। जोपी की टीम ने उसे सिर्फ 15 महीनों में कर दिखाया। सोचिए, सिर्फ 15 महीने! यह हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसी स्पीड जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में हैरान कर दिया। तो चलिए अब इस टीपीयू के पीछे के जादू को समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये टेंसर आखिर होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे एआई दुनिया को देखता है। मतलब कोई भी डेटा जैसे कि तस्वीरें या आवाज, उसे प्रोसेस करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स के ब्लॉक्स में बदल दिया जाता है। उन्हीं ब्लॉक्स को टेंसर कहते हैं। टीपीयू का जो सबसे बड़ा काम था वो था कंप्यूटर साइंस की एक बहुत पुरानी बीमारी को ठीक करना, जिसे कहते हैं वॉन न्यूमन बॉटलनेक। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शेफ है जो हर एक चीज डालने के लिए बार बार स्टोर रूम तक भाग रहा है। वो खाना पकाने से ज्यादा तो भाग दौड़ में ही अपना समय बर्बाद कर रहा है। पुराने प्रोसेसेस के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। तो इस भागदौड़ को खत्म करने के लिए टीम ने एक कमाल का आर्किटेक्चर बनाया जिसका नाम था सिस्टोलिक एरे। ये बिल्कुल एक सुपर एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह काम करता है, जिसका एक ही मकसद है डेटा के फ्लो को लगातार बनाए रखना। तो यहाँ होता यह है कि एक एक करके डेटा लाने के बजाय डेटा को चिप के अंदर पंप किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल में खून पंप होता है। फिर ये डेटा बिना रुके एक असेंबली लाइन से गुजरता है जहाँ सारी कैलकुलेशंस होती हैं, और फिर रिजल्ट्स एक लगातार लयबद्ध फ्लो में बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही जीनियस ट्रिक अपनाई जिसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए, उनका सोचना था कि 10.12345 जैसे लंबे नंबर को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है जब सिर्फ 10 से भी काम चल सकता है। तो उन्होंने नंबर्स को सरल बनाया। इससे एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी तो आई, लेकिन प्रोसेसिंग की स्पीड लाखों गुना बढ़ गई। मतलब परफेक्ट से ज्यादा काफी अच्छा वाला हिसाब था जो बहुत तेज था। तो अंदर से आखिर दिखता कैसा था ये पहला टीपीयू? इसके दिल में थी एक बहुत बड़ी 256x256 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट। ये एक ही झटके में 65,000 से ज्यादा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। और इंतजार को खत्म करने के लिए चिप पर ही 24 MB का सुपर फास्ट मेमोरी बफर था। सबसे अच्छी बात, इसे एक सिंपल प्लग एंड प्ले कार्ड की तरह डिजाइन किया गया था, जैसे हम पीसी में ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। पर देखिए, दुनिया का सबसे अच्छा हार्डवेयर भी सिलिकॉन के एक डिब्बे के अलावा और कुछ नहीं है अगर उससे बात करने का कोई तरीका ही ना हो। उसे बताना भी तो पड़ेगा कि करना क्या है। और बस यहीं पर एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप की तरह है। एक तरफ है टेंसरफ्लो, जो वो भाषा है जिसका इस्तेमाल इंसान एआई मॉडल लिखने के लिए करते हैं,
और दूसरी तरफ है XLA। ये वो मास्टर ट्रांसलेटर है जो इंसानी कोड को मशीनी भाषा में बदलता है, जिसे TPU समझ सकता है। पहला TPU, जिसे V1 कहते हैं, वो तो बस एक शुरुआत थी। वो AI मॉडल्स को चला तो सकता था, पर उन्हें ट्रेन नहीं कर सकता था। असली गेम चेंजर तो तब आया जब TPU V2 और V3 आए। ये इतने पावरफुल थे कि AI मॉडल्स को ट्रेन भी कर सकते थे। हाँ, ये इतने गर्म हो जाते थे कि इन्हें लिक्विड कूलिंग की जरूरत पड़ती थी। और आज के TPU V4 और V5P तो मॉन्स्टर चिप्स हैं, जो लेजर के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। और दुनिया पर इसका असर तुरंत और बहुत गहरा हुआ। 2016 में जब AlphaGo AI ने दुनिया के गो चैंपियन ली सेडोल को हराया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। उस AI को 48 TPU ही पावर दे रहे थे। या फिर गूगल ट्रांसलेट की क्वालिटी, जो अचानक से अविश्वसनीय रूप से नेचुरल और सटीक हो गए, उसके पीछे भी TPU ही थे। और आज तो जेमिनाई जैसे सबसे एडवांस्ड AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए TPU के विशाल नेटवर्क, जिन्हें पॉड्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। देखिए, आज के दौर के AI मॉडल इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हैं कि उन्हें किसी एक चिप पर ट्रेन करना नामुमकिन है। इसके लिए चाहिए एक पूरा का पूरा सुपर कंप्यूटर, और TPU पॉड ठीक यही काम करता है। इसमें हजारों TPU को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो सब एक साथ मिलकर एक विशाल डिजिटल दिमाग की तरह काम कर सकें। और ये सब हमें आज के AI हार्डवेयर वॉर तक ले आता है। ये दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है NVIDIA, जो अपने पावरफुल GPUs पूरी दुनिया को बेचता है। एक तरह से वो पब्लिक मार्केट का लीडर है। और दूसरी तरफ है गूगल, जो अपने कस्टम TPUs का इस्तेमाल सिर्फ अपने क्लाउड और AI प्रोडक्ट्स के लिए करता है। वो एक इन हाउस पावर हाउस है। तो जो कहानी एक वॉइस सर्च के संकट से शुरू हुई थी, उसने एक पूरी तकनीकी क्रांति को जन्म दे दिया। ये कहानी साबित करती है कि जब जरूरत होती है तो कैसे कमाल के इनोवेशंस होते हैं, और जब कस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो वाकई में जादू होता है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। AI हार्डवेयर की इस दौड़ में असली बॉस कौन है, NVIDIA या गूगल? भविष्य किसके हाथ में होगा?